हम यूकेपीसीएस यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 14 कर रहे हैं। और ये जो हम कवर कर रहे हैं सिलेबस, इस सिलेबस में आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। मेनली पार्ट जो हम इस टाइम कर रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इंडियन स्पेसिफिक ज्योग्राफी के अलग लेक्चर आएंगे। तो आज का हम जो टॉपिक करेंगे, देखिए आज का हम टॉपिक करेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ये टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि आप इस डायग्राम के अंदर देखें। देखिए मैं आपको ज़रा यूकेपीसीएस का जो लास्ट ईयर मतलब पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड था। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि जो होमोस्फियर होता है, होमोस्फियर के अंदर कौन कौन सी लेयर इंक्लूड्स होती है। आप समझ गए क्वेश्चन को। क्वेश्चन जिसने ये तो सभी करके जाता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सभी करके जाते हैं, लेकिन इस पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे। मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन था कि होमोस्फियर के अंदर कौन कौन सी लेयर्स मिलती है। तो एक आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर्स, तो ये क्वेश्चन था जो यूके पीसीएस में लास्ट ईयर मतलब लास्ट बार पूछा गया था। जो पिछली बार मतलब लास्ट एग्जाम हुआ था यूके अपर पीसीएस का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कोई सा ही एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो, चाहे वो एसएससी का हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो सब में ये इसमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर और दूसरी लेयर को बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर। और देखिए यहाँ पर मेरे कर्सर पर ध्यान दें, और जो तीसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेसोस्फियर। और फोर्थ लेयर हमारे पास ये थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर को हम आइनोस्फियर भी बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज द एक्सोस्फियर, उसको एक्सोस्फियर बोला जाता है। अब हम वन बाय वन कौन सी लेयर में क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रोपोस्फियर, तो इसके अंदर ले चलता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये जो ट्रोपोस्फियर होता है इसकी हाइट क्या होती है। अगर आप ट्रोपोस्फियर की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट इक्वेटर पर ज़्यादा होती है। मतलब ये अर्थ के सरफेस से इक्वेटर से, अर्थ के जो सरफेस है उस वहाँ पर जो इक्वेटर है उससे अगर आप 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको ये इसका ये मिल जाएगी ट्रोपोस्फियर। लेकिन अगर आप पोल पर सरफेस से ऊपर जाते हो 8 किलोमीटर, तो वहाँ पर ये 8 किलोमीटर में मिल जाएगी। ऐसा ही क्यों? देखिए इसका एक रीजन, मेन रीजन ये है कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर जो कन्वेंशनल करंट होती हैं वो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। हवाएं कन्वेंशनली ऊपर की ओर उठती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, और जिसलिए हवा बहुत दूर तक ऊपर जाती है, इसलिए उनकी वहाँ पर ये हाइट ज़्यादा हो जाती है। चलो ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जितने भी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग क्लाउड फॉर्मेशन, हेल बनना, फॉग बनना, थंडर होना, विंड स्टॉर्म, ये सब इसी के अंदर होते हैं। जितने भी वेदर फिनोमेना हैं सारे के सारे इसी लेयर्स के अंदर होते हैं। ये लेयर पूरी डिस्टर्ब रहती है। अगर आप देखो ये पूरी लेयर इसके अंदर डिस्टर्ब रहती है। जब ये पूरी लेयर डिस्टर्ब रहेगी, क्या कोई इसके अंदर हवाई जहाज उड़ाना चाहेगा, एयरप्लेन उड़ाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि जो प्लेन होता है, प्लेन को क्या करें, झटके लगेंगे। इसलिए जो ये पायलट होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर से बाहर ले जाते हैं, मतलब ट्रोपोस्फियर से बाहर स्ट्रेटोस्फियर में अपने प्लेन को ले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर जो एक स्टेबल लेयर होती है। तो जितने भी वेदर फिनोमेना हो वो सारे के सारे आपके, देखिए यहाँ पर ये एरोप्लेन जो उड़ रहा है, इस समझना है कि कभी इस सब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी हाइट के बारे में बता दिया। और एक और बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसी जैसी आप इस डायग्राम से देखें आप, हाँ, इस डायग्राम से देखिए, जैसी जैसी आप ट्रोपोस्फियर सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में बात करा, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। कितना कम होता है? अगर आप 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर गया, फिर से कम हो गया। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है इसमें टेम्परेचर हर एक किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है।
इसी को नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब तो नॉर्मल लैप्स रेट का रेट क्या होता है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। आप 100 मीटर ऊपर गए या 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपका ये टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो हमने इसमें देख लिया कि इसके अंदर क्या होता है। अब नेक्स्ट लेयर के नेक्स्ट जो लेयर है उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास एक और, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री खत्म होती है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर। अगर स्ट्रेटोस्फियर की देखिए ये जो हाइट है ये तो ट्रोपोस्फियर की हाइट आप कर लो भाई, कहाँ इक्वेटर पर ज़्यादा हाइट पर मिलती है, पोल पर कम हाइट पर, अदरवाइज इसकी हाइट बहुत ही कम चांस है कि इनकी हाइट पूछी जाए। स्ट्रेटोस्फियर की अगर देखा जाए तो 15 से 50 किलोमीटर की हाइट पर मिलती है। ये सेकंड इम्पोर्टेंट सेकंड लेयर है। अगर देखा जाए तो देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो स्ट्रेटोस्फियर ये है। ये आप इस देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो एक ये एक ओवरव्यू है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल्स में इसमें से क्वेश्चन आया था जैसे मैंने बताया आपको। तो ये जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर किस किस के बीच में होती है? ट्रोपोस्फियर के बीच में और मेसोस्फियर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो सीधा सीक्वेंस पूछेगा कि आप सीक्वेंस में लगाइए लेयर्स को, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं अर्थ के। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हो तो कौन कौन सी लेयर मिलती है। तो ट्रोपोस्फियर कई बार क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, डिफिकल्ट सा पूछना है तो फिर तो वो इधर उधर घुमाएगा बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट लेयर की बात कर रहे थे हम, स्ट्रेटोस्फियर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर होती है इसमें एक खास फीचर ये होता है, इस लेयर में ओजोन मिलती है। ठीक है। आप अगर देखो देखो ये ट्रोपोपॉज था और ये जो लेयर थी ये वाली बीच वाला जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ये है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के जो ये लेयर होता है ये यहाँ पर ओजोन होती है। ओजोन का क्या फंक्शन होता है? देखिए मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास के अंदर कि ओजोन का क्या फंक्शन होता है। ओजोन क्या काम करती है? जो सन होता है, सन से हार्मफुल रेडिएशन आती है, जिसको रेडिएशन के अंदर बहुत सारी मतलब रेडिएशन होती है, लेकिन उसके अंदर एक जो मेन रेडिएशन होती है वो अल्ट्रावायलेट रेड्स होती है। तो ये बड़ी हार्मफुल होती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेड्स आपकी स्किन पर करती है तो आपको स्किन कैंसर कर देगी। अगर फोटो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल होती है फोटोसिंथेटिक, जिनको सेल गार्ड बोला जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये बड़ी हार्मफुल होती है। तो ओजोन लेयर इसको ऊपर ही फिल्टर कर देती है, मोस्टली को रिफ्लेक्ट कर देती है, आने ही नहीं देती है। तो हमारे यहाँ पर ओजोन अल्ट्रा वायलेट रे बहुत ही कम क्वांटिटी में आती है, इसलिए वो ओजोन होल जो हो गया था इसीलिए उसको भरने की बात की जा रही थी। तो और एक और बात, जब ये ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रे को रिफ्लेक्ट करती है तो गर्मी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यहाँ पर कोई कोई वेदर एक्टिविटी भी नहीं होती है इसके अंदर, जिसके कारण जब वेदर कोई मतलब इसके अंदर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होती है तो इस लेयर को यूज़ किया जाता है। देखिए इस लेयर को, ये जो स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है, ओजोन लेयर का काम होता है कि अल्ट्रावायलेट रे को वापसी कर देना। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको ओजोन के कारण ये बढ़ जाता है टेम्परेचर। और ये स्टेबल लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फियर एक स्टेबल लेयर होती है जो पायलट के लिए बहुत अच्छी होती है कि वो अपने प्लेन को यहाँ पर फ्लाई कर सके, क्योंकि उसमें जो झटके होते हैं, अगर आप बैठे हो तो झटके नहीं लगते। तो जब आपको झटके लग रहे होते हैं, मौसम खराब होता है, तो पायलट कोशिश करता है कि उसको स्ट्रेटोस्फियर में ले जाए। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता है, स्टेबल लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, और आइडियल आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है एरोप्लेन के लिए। और जहाँ पर ये खत्म हो जाती है इसको स्ट्रेटोस्फियर बोला। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भाई ओजोन लेयर कौन सी, ओजोन जो लेयर होती है कौन सी लेयर में मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। उसके बाद में हम आते हैं मेसोस्फियर। देखिए तीसरी लेयर हमारे पास मेसोस्फियर, जहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर खत्म होती है उसको मेसो स्ट्रेटोफॉस बोलते हैं, और उससे आगे स्टार्ट हो जाती है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है इसका, बहुत माइनस में हो जाता है, बहुत ठंडी होती है ये लेयर। और एक और मैं आपको बताऊं, जैसे ये बीच में आ गई तो M4 मिडिल और M4 मेसोस्फियर, और M4 एक और चीज़ होती है मेट्योर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं जब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते थे उनको मेट्योरॉइड्स बोला जाता है, और जब वो मेट्योरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, उसमें वन कर जाते हैं, तो उनको मेट्योर्स बोला जाता है। और जिस लेयर में ये वन करते हैं उसको मेसोस्फियर करते हैं। M4 मेसोस्फियर, M4 मिडल और M4 मेट्योर्स। तो ये बात याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है मतलब लेयर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। दूसरा
नेक्स्ट लेयर आती है थर्मोस्फीयर, और इसको आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। कुछ बुक में आपको आइनोस्फीयर अलग दी गई होगी और थर्मोस्फीयर अलग दी हुई। कुछ बुक के अंदर सही बात तो ये थी थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर एक ही होती है। एक्चुअली आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। अब इसके अंदर बड़ी काम की बात है, देखिए इस लेयर के अंदर क्या होता है, कुछ गैसेस होती है और इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं इस लेयर के अंदर, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये जो लेयर है आप देख रहे हो, ये थर्मोस्फीयर, ये इसके अंदर गैसेस भरी हुई होती हैं। इस लेयर के अंदर लाइट गैसेस होती हैं, और हैवी गैसेस तो आपको अर्थ की जो सरफेस होती है उसके पास में मिलती है, लेकिन लाइट गैसेस ऊपर चली जाती हैं, वो ऊपर मिलती हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। जब अर्थ से, देखिए यहाँ इस डायग्राम में फोकस करने की, जब अर्थ से सॉरी सन से अल्ट्रावायलेट रे आती है, या दूसरी रे, ये जो उसका जो पूरा स्पेक्ट्रम आता है, तो वो जब इन रे से, जैसे एक्सरे और गामा रे आती हैं, तो वो इस लेयर में थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट गैसेस या इलेक्ट्रॉन्स से टकराती है, जिसके कारण उन गैस पर आयंस जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इज द आइनोस्फीयर। ये लेयर जो होती है इसको आइनोस्फीयर बोला जाता है। और आइनोस्फीयर, इस आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द हेट्रोस्फीयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि होमोस्फीयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द हेट्रोस्फीयर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर हमारे पास ये हो जाती है, आयंस इसके अंदर मिलते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेना। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो मैं बताना भूल गया हूँ, इसके अंदर जब आयंस मिलते हैं, तो ये आयंस जो होते हैं ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने का बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ पर जो ह्यूमन रहता है उसने बहुत दिमाग लगाया और इस लेयर को यूज किया। तो हम हेलो कहाँ बैठा है, फलाना जगह बैठा हूँ, तो वो ये जब करते हैं ना, तो आप ये जब बात कर रहे हो ना, वो इस लेयर में जो इस लेयर से रेडियो वेव टकरा कर आपके पास आती है। जब आप हेलो बोलते हो तो वो यहाँ जाती है, और जिसको भी हेलो बोलना होता है वो उसको वहाँ पर भेज देती है। तो इस लेयर में आपको सैटेलाइट ऑर्बिट करते रहते हैं, इस लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास, थर्मोस्फीयर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट लेयर जो आती है वो एक्सोस्फीयर होती है। एक्सोस्फीयर जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर, उसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, ये जो लेयर होती है इसका कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, इसको देखिए, ये एक्सोस्फीयर की बाहर की ओर कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर की ओर इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आप इसको ये नहीं बता सकते कि ये 10 किलोमीटर, 20, 50, 100, 1000, ये बाहर की ओर जितना भी है इसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।